अस्सलाम वालेकुम। कंट्रोवर्सी टुडे के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। जैसा कि आपको मालूम कि अब तक की अहम ख़बरें और इन ख़बरों पर हमारे तबसरा निगारों की राय। तबसरा निगारों के तारुफ से पहले आज के मौज़ूआत का आपको तारुफ करवाते चलें। आज हम बात करेंगे ख्वाजा आसफ साहब, PMLN के कायद जो हैं, कायद तो नहीं है लेकिन वन ऑफ द लीडर्स हैं, वो गिरफ़्तार कर दिए गए हैं और उनको एक रोज़ा राहदारी रिमांड के ऊपर लाहौर मुंतकिल किया गया है। अब कल उनको लाहौर की जो अदालत है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है जिसकी, उसके सामने पेश करके उनका रिमांड शिमांड लिया जाएगा। और ख़ाय साहब पे एसेट बियॉन्ड मीन का जो है वो आप किसी पे भी लगा सकते हैं, मेरे पे भी लगा सकते हैं कि पेट बड़ा हुआ है तो ये एसेट बियॉन्ड मीन है, तो इल्ज़ाम लगा सकते हैं। तो ख़ाय साहब पे लगा दिया गया है। ख़ाय साहब को गिरफ़्तार करने की पहले भी 2 कोशिशें की गई और जिसके अंदर जिसका भांडा जो था वो बशीर मेमन साहब जो DGFIA रिटायर हुए हैं रिसेंटली, उन्होंने फोड़ दिया था मोतीउल्लाह जान साहब के साथ प्रोग्राम में, एक में जो पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पे नहीं चल पाया लेकिन सोशल मीडिया पे बड़ी उसकी धूम मची। और उन्होंने कहा कि उन्हें ज़ाती तौर पे कहा गया काबीना के इजलास में भुला के कि वो इनको हर सूरत में पकड़ें। इससे पहले अगर मैं आपको याद दिलाता चलूँ तो ये उस्मान डार साहब से जब ये ख्वाजा साहब की बात पूछी गई कि उन्होंने कहा कि मेरे ख़िलाफ़ कार्रवाई का हुक्म जारी हो गया है, किसी भी वक्त हो सकती है, तो उस्मान डार साहब ने वही कुछ फरमाया जो वो नॉर्मली ज़िंदगी में फरमाया करते हैं, वही वाहियात बातें की उन्होंने। तो अब उनका भी मुँह टूट गया होगा आजकल, लेकिन छोड़े उनको, तो इस तरह की बात का कोई ख्याल नहीं होता। लेकिन वो भी झूठे साबित हो गए। ख्वाजा साहब जो हैं वो अपनी पार्टी के अंदर एक बहुत मौसर ग्रुप की नुमाइंदगी करते हैं। ये ग्रुप जो था ये हमेशा कॉन्फ्लिक्ट में रहा है चौधरी निसार अली ख़ान साहब के, और गुज़िश्ता इलेक्शन में उन्होंने चौधरी निसार अली ख़ान को ना सिर्फ आइसोलेट किया बल्कि तकरीबन पार्टी से भी निकलवा दिया। ख्वाजा साहब जो थे वो इंस्ट्रूमेंट रहे हैं जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ के ओहदे की मुद्दत के हवाले से जो वोटिंग थी उसमें अपनी पार्टी का वोट डलवाने के, जिसके बारे में बाद में इस तरह की खबरें भी आईं कि मियाँ साहब कहते नहीं तो मैं किया ही नहीं, एक ख्वाजा साहब ने अपने वालों की कह देता है। तो ख्वाजा साहब इसके अंदर भी इंस्ट्रूमेंटल रहे हैं। इतनी ज़्यादा खिदमात के बावजूद भी उनको गिरफ़्तार क्यों किया गया है और उनसे क्या निकालना है, और इसके ऊपर हम बात करेंगे। उससे पहले दूसरा जो हमारा आज का मौजू है, और वो मौजू है नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों ने फैसला किया है कि वो सेनेट का इलेक्शन भी लड़ेंगे और ज़िमनी इलेक्शन में भी जाएंगे। ये कल पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी से फैसला सामने आया और उसके बाद खबर ये आई कि नून लीग भी इस पर गौर कर रही है। इसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब अब PDM को कैसे बरकरार रखेंगे और उसकी सरबराही पे कैसे मुतमक्किन रहेंगे, ये एक सवाल है जिसके ऊपर हम बात करेंगे। आज के मेहमानों का आपसे तारुफ करवाते चलें। लाहौर स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं सैयद ज़हीम कादरी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के गैर एक्टिव मेंबर आजकल शादी एक्टिव नहीं है। हाँ, बहुत शुक्रिया सर आपका तशरीफ़ लाने का। और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब हमदम दरीना असलान रफ़ीक भट्टी साहब। भट्टी साहब जो हैं हमारे दिन मीडिया ग्रुप के लाहौर ब्यूरो चीफ़ हैं, और वो जो आरफ लोहार के वालिद साहब जो हैं उसका मुझे आरफ लोहार ही थे ना वालिद साहब, हाँ आलम लोहार साहब का वो याद आ गया। मैं नील कराइया नील का मेरे तन मन नीलो नील है जी, मैं सौदे कीते दिलां दे ते धर ले नैन वकील। तो इनका आज का जो ड्रेसिंग है मुझे देख के ना आलम लोहार साहब याद आ गए। और इस्लामाबाद जी हमारे साथ हस्बे साहब हस्बे रवायत जनाब मुमताज़ भट्टी साहब मीडिया ग्रुप इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ़ हैं और आज बड़ी तैयारी के साथ प्रोग्राम में शरीक हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया तीनों साहब का। ख्वाजा आसफ साहब जो हैं मिडल वे के हामी समझे जाते हैं PMLN के अंदर, और उनसे पहले जो गिरफ़्तार किए गए जनाब हज़रत किबला शहबाज शरीफ साहब दोबारा जी, वो भी मिडल वे के हामी समझे जाते हैं। ये सारे मिडिवल वेजेस के वे को के ऊपर क्यों मुश्किलात पड़ रही है? एक तो रईस साहब बड़ा वाज़ेह तौर पे है कि वही चाल बेढंगी जो पहले थी सो अब भी है। ठीक, नैब के जो इदारा है उसके बारे में जो कुछ गुफ्तगू पिछले 3, 4, 5 माह 6 माह से सुप्रीम कोर्ट, अगस्त सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में की गई है, अगर उसका
अशर अशीर भी कहीं इम्प्लिकेट हो जाता है। और नहीं सर, गुफ्तगू नहीं की गई, फैसले सादर, यस फैसले ही ऑब्जर्वेशंस नहीं है, नो 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 नो, जजेस ने लिख के फैसले सादर, बिल्कुल बिल्कुल, देवर डिसीजंस, और उन डिसीजंस पे बेल भी हुई और उन डिसीजंस को कैटेगोरिकली इम्प्लिकेट करने का हुक्म भी सादर फरमाया गया। अगर उसकी कहीं रविश के रमक भी नजर आ जाती कहीं नैब में, तो आज बहुत से मामला दुरुस्त हो जाते। जहाँ तक खयास साहब के केस का ताल्लुक है, तो वही चाल बेढंगी जो पहले सी थी सो अब भी है। मैंने अर्ज किया कि वो केस जो है वो ऑलरेडी थ्रैश आउट होके वहां तक सुप्रीम कोर्ट तो होके वापस आ गया हुआ है जी। और उसमें उन्होंने ये जिस शख्स का नाम लिया आपने, पता नहीं कौन है वो शख्स, इलेक्शन में लड़ता कोई लड़का, इन्हीं का कोई बच्चा बुच्चा इमरान खान साहब का, वो केस सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा थ्रैश आउट हुआ। उसकी बाकायदा 4 से 5 पेशियां पड़ी और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कैटेगरी डिसाइड किया कि ये बिल्कुल गलत फैसला है जो हाई कोर्ट ने दिया है। ये चीजें जो है ये कानून और आइन के मुताबिक है। जजेस ने कहा वो पनामा वाले जज जी थे, जी बिल्कुल वही थे, उनसे भी नहीं वो ही जजेस थे जी जी ठीक। और तो उसके बाद अगर ये सब कुछ हुआ है तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक मिसट्रस्ट है। मैं ज़्यादा बड़ा लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहता था, नैब की अथॉरिटीज़ का ओवर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और वो कंटेंशन उनकी जो वाजे है पिछले 2-2.5 बरस से कि हम जो है वो कानून है और हमारा कानून जो है वो आईन पाकिस्तान हो या कोई मोरालिटी हो या कोई भी कानून हो उससे बालातर है, और जिस कानून को हम इम्प्लीकेट करते हैं उसकी इंटरप्रिटेशन भी हमने करनी है। तो अगर वकालत और जो कानून है उसके साथ यही खेल खेलना है तो फिर तो वो किसी को भी पकड़ लेंगे। और सबसे बड़ा इम्पैक्ट अदालत भी उन्हीं की, प्रोसिक्यूटर भी उन्हीं का, नहीं है। असल बात जो सबसे बड़ी मजेदार है ना जनाब रईस साहब, वो ये है कि किसी गुनाहगार को भी अगर वो पकड़ लेते हैं तो लोग उसको मजलूम कहना शुरू कर देते हैं अक्रॉस द बोर्ड। बिल्कुल 100% लोग उसको मजलूम कहना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि इन्होंने कोई गलत काम किया होगा तो ये सब कुछ है। अब जहाँ तक पकड़ धकड़ की बात और मिडिल ऑफ द वे की बात की आपने, तो इससे 2 चीजें बड़ी वाज़ेह होती हैं। मिडिल ऑफ वे ऑब्वियसली इस्टेब्लिशमेंट के साथ रवाबित और उसको लेकर चलने की बात करने वालों का ये हशर जब हो जाए तो फिर कोई भी इस टॉपिक पर गुफ्तगू करना जो है वो अपने लिए जो है मुश्किल जो उसको पेश आती है। लेकिन मेरे नज़दीक ये एक बड़ी वाज़ेह दलील है कि वो शख्स जो आज बराजमान किया गया था इस मुल्क की हुक्मरानी पर, आज वो शख्स वाज़ेह तौर पर उसको कन्फ्रंट कर रहा है कि जो शख्स किसी तरह भी किसी किस्म के नेशनल डायलॉग, मैं तो वैसे कायल ही नहीं इन बातों का, लेकिन जो किसी किस्म के उस नेशनल डायलॉग की बात कर रहा हो, फैसिलिटेशन की बात कर रहा हो, इदारों के दरमियान हम मांगी की बात कर रहा हो, उसको मैं गिरफ्तार करवा दूं और नैब उसका आलाकार बनी हुई है। ये बड़ी खुली बात है, मेरे कहने से कोई ऐसी बात नहीं हो जाएगी जो छुपी हुई है। ये रोज़े रोशन की तरह आया है, हर जुबान पे ये बात ज़द-ए-आम है। तो उसको ऑब्वियसली उस लाइन को काट देना जो है वो शख्स अपनी जिम्मेदारी समझता है, क्योंकि उसके मंशूर की नहीं बल्कि उसकी जो डिलीवरेंस है वो इस बात का जो है वो वाज़ेह तौर पर ऐलान करती है कि अगर वो सिर्फ यही काम ना करता रहे तो लोग उससे फिर दूसरे सवाल करेंगे कि आपकी डिलीवरेंस क्या है, आपका इकोनॉमिक रिस्ट्रक्चरिंग क्या है, आपकी ब्यूरोक्रेसी क्या कर रही है, आप कितने उन मंशूर के अपने अवामिल पर कामयाब हो सके। तो वो उन लोगों तक, पूरी कौम को इस सवाल तक नहीं पहुंचने देना चाहते। और जो उनके मुजरमीन, मैं कहूँगा मुलाजमीन और मुजरमीन जो उन्होंने भर्ती किए हुए हैं 60-70, वो भी हर वक्त यही काम कर रहे होते हैं कि लोगों की नज़र असल मकसद से, असल मसाइल से हटकर पकड़ लो, फड़ लो, फड़ लो, फड़ लो, फड़ लो। तो ठीक है, और अगर इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट को ये बात सूट करती है तो फबिहा, मैं तो उसमें कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसको जैसे कि 3 रुपए 34-43 पैसे बिजली की कीमत में इजाफा, खुदा की कसम मैंने ट्वीट किया, और मजीद होने वाला है। जनवरी में आपको तोहफा मिलेगा सर मजीद। बदकिस्मती की इंतहा देखे, ना ऑपोजिशन ना हुकूमत, खैर हुकूमत ने तो खैर बोला ही था, किसी ऑपोजिशन के तर्जुमान के पास ये टाइम ही नहीं था कि वो इस वक्त इस बात पे लगा हुआ था कि जनाब शो ऑफ हैंड से इलेक्शन होना चाहिए कि नहीं, जिसका कोई वजूद ही नहीं था। जी बिल्कुल, उन्होंने फुलझड़ी छोड़ी, इन्होंने पकड़ ली, पता नहीं यहाँ भी किस किस्म के लोग बैठे हुए। जी बिल्कुल ठीक तो है। अर्ज ये कि किसी ने उस पर एक जुमला तक कहना मुनासिब नहीं समझा, जबकि आप ये बात जानते हैं एज ए टीचर ऑफ इकोनॉमिक्स, मैं तो स्टूडेंट भी नहीं कहता अपने आप को, कि अगर 3 से 4 रुपए पेट्रोल महंगा होता है तो उसका कंपाउंडिंग इफेक्ट जो है वो सीपीआई इंडेक्स पे 8 से 10 रुपए का पड़ता है, चाहे वो अंडा है, चाहे वो गाजर है, चाहे वो खीरा है, चाहे वो लहसुन है, प्याज है, क्योंकि हर चीज की तरसील में पेट्रोल ने अपना किरदार अदा करना होता है, फ्रॉम मार्केट टू फार्म,
फार्म टू मार्केट जो रोड्स हैं उन पे उसकी एबिलिटीज को चैलेंज किया जाता है। सफरी अखराजात एक बहुत बड़े अखराजात होते हैं जिनको काउंट किया जाता है, और उसमें अगर 4 रुपए का इजाफा हो जाएगा तो डायरेक्टली 6 से 8 रुपया जो है वो हर चीज की कीमत जो है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि वो दैट इज ए नेशनल फिनोमेना। बिल्कुल ठीक है। सो आप देखें कि ये जो गुफ्तगू हो रही है, ये इसमें अपोजिशन की भी मेरे ख्याल में बहुत सी नाअहलियां हैं जो खुलकर सामने आ रही है। वो भी एक ट्रक की बत्ती के पीछे एकदम लग जाते हैं, जो नबल्द खान साहब फरमाते हैं और ये चल पड़ते हैं। बहरहाल इस मुल्क की किस्मत है। रही साहब, मुमताज भट्टी साहब की तरफ चलते हैं। भट्टी साहब, मैंने वही सवाल जो इनसे किया था कि ऐसे लोग जो PMLN के अंदर डायलॉग की कॉमेडियबल रास्ता निकालने की बात करते हैं या रवाबत करते हुए पाए जाते हैं, दूसरी तरफ भले वो शहबाज शरीफ हों, भले वो ख्वाजा आसफ हों, इनको क्यों रगड़ा जाता है? ताकि कोई ये चाहता है कि इतना गंद पड़ जाए कि समेटने वाला ना हो और मैं फिर अल्टीमेटली चॉइस रहूं। रिजवान साहब, ये तो झूठी बातें हैं। ये बातें पता नहीं किसने फैलाई हैं। देखिए, एक सिटिंग गवर्नमेंट है, आप उसको माने या ना माने, एक चीफ एग्जीक्यूटिव है इस मुल्क के। और मैं अगर देखता हूं, अगर आप न्यूट्रल अंदाज में इसको जज करें तो आपको लगता है कि तमाम इदारे एग्जीक्यूटिव की पॉलिसी को टो कर रहे हैं। ये जो कॉन्स्पिरेसी है कि जी एग्जीक्यूटिव की कोई पॉलिसी और है और इदारे तो ऐसा नहीं चाहते, डिस्टेंस क्यों नहीं कर लेते? डिस्टेंस कर लें। मैंने तो स्टार्ट में कहा था कि हजूर एक गवर्नमेंट आ गई है, इसको काम करने दें। चल गई वाह भले, नहीं चलेगी कोई और आ जाएगा। इसके नीचे स्काई लैब के नीचे जो है हाथ रख के ना खड़े हो, जब गिरेगा तो आप जो है वो जख्मी होंगे। और ये उस वक्त की बात है जब कहा रहा 6 महीने जनाब मुस्बत दिखाएं सारा कुछ और ये वो। रिजवान साहब, इशू सबको पता है और बात करने की इजाजत किसी को नहीं है। मेरा ख्याल है कि ये कोई इमरान खान की पॉलिसी नहीं है। मैं ये जाती तौर पर समझता हूँ कि ये इमरान खान के ऊपर बहुतान है कि ये उनकी पॉलिसी है। और आप और मैं, चूंकि पॉलिटिकल लोग कमज़ोर होते हैं, इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो, वो कोई और हो, जरूरत नहीं है किसी बंदे की कि वो चेयरमैन नैब जो है, जो उनके साथ सलीम मांडवी वाला ने की, उसके बाद ये वो करते, अगर उनको पूरा बैकअप ना होता वो सवाल ही नहीं पैदा होता। पिछले कुछ अर्से से बिल्कुल खामोश थे और एंटी करप्शन को मुतहरक किया गया था। साफ नजर आ रहा था कि नैब ने अपने आप को डिस्टेंस कर लिया है। और फिर कहाँ से उनको बैकअप मिला, क्यों कर ख्वाजा आसिफ गिरफ्तार हुए, केस के अंदर कितनी जान है, ये वो सारी बातें हैं जो कि बदकिस्मती इससे बढ़ के ये है रिजवान रईस साहब कि मुल्क के अंदर एक भी अदालत ऐसी नहीं है जो मेरिट के ऊपर इन मामलात का जायजा ले। और एक भी जो है वो सो मोटो अब तक इसके ऊपर नहीं हुआ कि पाकिस्तान का कितना नुकसान कर दिया गया और इसे हासिल क्या हुआ। एक केस के अंदर रिमार्क्स दे देने और 2 केसों के अंदर रिमार्क्स दे देने, ये कोई बात नहीं होती। अगर आप एक चीज को गलत समझते हैं उसको वंस फॉर ऑल डिसाइड करें, और अगर आप डिसाइड नहीं करते हैं, लिंगर ऑन करते हैं, तो आप उसका हिस्सा हैं जो खेल जारी है उसका। और ये सबको पता है कि क्या खेल जारी है। रह गई बात कि जी ये मुफाहमत वाले गिरफ्तार क्यों नहीं होते, मैं तो कहता हूँ इनको सजाएं सुनानी चाहिए। इनको सजाएं होंगी रिजवान साहब तो मामला एक दफा किसी तरफ लग जाएगा, और अगर नहीं होंगी तो ये इस कौम का और इस मुल्क का जो है इसी तरह सत्यानाश करते रहेंगे। ये जो अपने आप को मुफाहमत पसंद जो है वो कहते हैं। देखिए, एक बुनियादी नुक्ते को तय होना है और एक न एक दिन तय होना है कि भाई आपने क्या करना है और हमने क्या करना है, और ये जितनी जल्दी तय हो जाए उतना ही अच्छा है। ये बात हम जब कहेंगे तो मेरा ख्याल है पॉलिटिकल पार्टीज को इसके ऊपर अपना वाज़ेह मौक़िफ़ जो है वो लेने की जरूरत है। ये जो गेमें खेलते हैं जो चोर दरवाजों से, लेकिन ना स्टेट बात नहीं करते हैं। जब आपको कुछ लेना होता है आप चोर दरवाजे तलाश करते हैं,
और जब आपको ठुड़ा पड़ता है तो फिर आप बुरा कहना शुरू कर देते हैं। ये नहीं हो सकता। आप एक दफा बैठ के अक्रॉस द टेबल सारे लोगों को इसके ऊपर एक लाइन जो है ड्रा करनी है कि भाई हमने जाना किस सिमत में है। आप बिलीव यू मी, मैं 2017 दिसंबर 30 दिसंबर 2017 के अपने प्रोग्राम का आज मैंने क्लिप जो है वो शेयर किया है, और एग्जैक्टली जो आज हो रहा है यही हम उस वक्त कह रहे थे कि आने वाले साल में हमें ये चैलेंजेस होंगे। अगर आप वो क्लिप देख लें, उसमें हमने कहा जी कि ये जो सियासी रस्साकशी है, जो इंडिया के साथ हमारे खराब ताल्लुकात हैं, जिस तरीके से अमेरिका हमें जो है वो दबाव के अंदर रखना चाहता है, तो आप देख लें आज भी हम वहीं खड़े हैं। वजह क्या है वहीं खड़े होने की? एक कदम आगे पीछे नहीं हो सके क्योंकि हमारी सिमत का तयन नहीं है। हर कोई अपनी अपनी जो है वो राग लाप रहा है। और उस वक्त हमने पॉइंट आउट किया था कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, ये इलेक्शन से पहले की बात है, कि इनको एक टेबल के ऊपर बैठकर कौमी एजेंडा जो है वाज़ा कर लेना चाहिए और उस कौमी एजेंडे को आगे चलाएं। जब तक ये कौमी एजेंडा वाज़ा नहीं होगा, इकोनॉमी के ऊपर, खाद्य पॉलिसी के ऊपर, इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर, जब तक आप ये नहीं करेंगे, दस्तों गिरबां आप इसी तरह एक दूसरे के रहेंगे और इसका नुकसान मुल्क को होता रहेगा, आवाम को होता रहेगा। ना अपोजिशन अपना काम कर रही है, ना हुकूमत अपना काम कर रही है। आप और मैं भी अपना काम नहीं कर रहे। हम भी ये कहते हैं कि जी वो फलाने ने ये कर दिया, इमरान खान ने ये कर दिया। ये कोई इमरान खान चांद नहीं कर रहा। इसमें जितने स्टेक होल्डर हैं, ये जो कुछ मुल्क के अंदर हो रहा है, वो इसके बाकायदा हिस्सादार हैं और इसमें अपना अपना हिस्सा डाल रहे हैं। और अगर कोई कहता है कि नहीं जी हम ये नहीं कर रहे, तो वो झूठ बोलता है। ठीक ठीक ठीक, वो झूठ बोलता है। सारे इसके अंदर स्टेक होल्डर अपना हिस्सा डाल रहे हैं। भट्टी साहब ने आज काफ़ी जो है वो खड़ियाँ खड़ियाँ सुना दी हैं हमें। हालांकि ये राशिद मुराद साहब का शोबा है, वो खड़ियाँ खड़ियाँ सुनाते हैं लंदन में बैठ के, लेकिन भट्टी साहब ने इस्लामाबाद बैठ के ये सुना दी हैं। अपने असलान भट्टी साहब, ख्वाजा साहब के ये ख़िलाफ़ जो केस है ये 2 दफ़ा टेस्ट हो चुका है। ख्वाजा साहब ने अपने कैरियर की इब्तदा एज ए बैंकर की थी, मेरे ख्याल सिटी बैंकर थे ये, और यूएई में मुतय्यन थे, और उस दौरान उन्होंने कुछ सेविंग करके वहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट की थी। अगर हम डॉलर टर्म में भी बात कर लें तो उस वक्त 20 रुपये का डॉलर था यार। अब तो माशाल्लाह इनके दम कदम से 165 का डॉलर, 170 का हो गया। 35 साल पुरानी बात है रईस साहब जी। और उस वक्त अगर उन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट की होगी तो वो कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी होगी, और फिर उस इन्वेस्टमेंट ने वहाँ पे दिरहम टर्म में भी तो कुछ कमाया होगा ना। तो ये पहले मुशर्रफ दौर में ये उनके खिलाफ इल्ज़ाम जो था वो टेस्ट हुआ, वो उसमें से क्लीन चिट लेके निकले। फिर सुना है कि इस दफ़ा भी सुप्रीम कोर्ट में ये चेक हुआ, फिर वो क्लीन चिट लेके निकले। अब फिर तीसरी दफ़ा टेस्ट होने लगा है। ये जो कटना की है यार, असी मेरा मतलब ऐसे इल्ज़ाम दे, जो कोई नवा इल्ज़ाम तलाश कर लो ना। ख्वाजा साहब जो थे ना, वो गैर कानूनी तौर पे नहर में कूदे थे, वो उसका मुकदमा कर दें उनके ऊपर कि जनाब बगैर सेफ्टी के उन्होंने, वो जो नहर आती है सियालकोट जाते हुए रास्ते में, बहुत बड़ी नहर है, ठीक है ना, उसके अंदर छलांग लगाई थी और नहाए थे। और फिर जनाब 1 दफ़ा नहीं 2 दफ़ा छलांग लगाई थी। बड़ा बड़ा जुर्म है जी, ठीक है, नहर में बगैर इजाज़त के नहाना, उसका मुकदमा कर लेते। वही कोई जिस मुकदमे में से वो बंदा 2 दफ़ा क्लीन चिट लेके निकल चुका है, उसमें आपने उसको रगड़ दिया है। क्योंकि नैब से इसलिए पकड़वाया है भट्टी साहब कि नैब की 90 दिन पूछ प्रतीत नहीं है, ठीक है जी। 90 दिन के बाद ही अदालत उसकी जमानत टेकअप करेगी, तो 90 दिन के लिए तो ख्वाजा अंदर गया ना जी। फिर साहब इसमें आपकी जो शुकूक शुबात हैं, या भट्टी साहब ने जो कहा, या ज़हीम कादरी साहब ने ये कहा, मुझे सिर्फ इस बात का जवाब आज तक नहीं मिला पिछले 2.5 साल से कि सिर्फ अपोजिशन वाले ही क्यों। क्या चीनी चोर, आटा चोर, सब्ज़ी चोर, पेट्रोल चोर, अद्वियात चोर, वो किधर हैं? उनके जो असासे थे क्या वो बड़े नहीं हैं? यानी बड़े का मतलब कि स्वेल नहीं हुए, वो नहीं बढ़े। अगर देखें, ख्वाजा साहब ने बड़ी मोटी सी बात है, जिस तरह आपने कहा कि आज से 30 साल पहले प्रॉपर्टी की कीमत जो थी वो 2 लाख रुपया थी कनाल की। आज से 30 साल, यानी अब जब हम 2020 में ये बात कर रहे हैं, जिसके आखिरी चंद अयाम 2-3 अयाम रह गए हैं, अब उनकी उसी प्लॉट की कीमत जो है वो 3.5 से 4 करोड़ रुपए हो गई है। तो वैल्यू ऑफ मनी में बहुत डिप्रिसिएशन है ना। उसके बाद हम उधर ही आ रहा था कि जो हमारा जो डॉलर जो था 20 रुपए का था, हमारा पैसा मजबूत था, रुपया मजबूत था। अब 165 रुपए का डॉलर है, हमारा रुपया हर रोजाना ही तकरीबन सुबह जो है वो मुंह के बल गिर जाता है। तो बात यह है कि वो डिफरेंस किसने निकालना है? मैंने तो नहीं निकालना जी, ना मैंने सोचना है।
मैंने तो देखा है कि इस पे इस हुकूमत के नहीं, पास आपकी नीयत होना जरूरी है ना। अगर आप बदनीयत हैं तो आप तो इस तरह तो की रईस कोई बात साहब नहीं वही सुनेंगे। बिल्कुल वही कि आप ये देखिए कि जिन लोगों ने इस दौर में पैसा कमाया है, लोगों ने हुकूमत ने उनको एनआरओ भी दे दिया, लोगों ने तो अपने घर भी जो है वो एक मखसूस इलाके के लिए कानून बनाकर पास भी करा लिया, मखसूस असेंबली में भी इलाके कर के दिया। मखसूस हिस्से के लिए चलें ऐसे कर लें बनी आप। गाला में बाद जो कच्ची आबादियां उनके लिए सहूलत हाँ। दस्तयाब कोई नहीं। एक भी घर नहीं वहां पे रेगुलराइज हुआ इसके अलावा। सिर्फ एक ठीक है ना? घर। अब उसके बाद यह है कि अब आप ख्वाजा आसिफ को पकड़ लेंगे, चूंकि वो भी बात करते थे मुफाहमत की, शहबाज शरीफ साहब भी करते हैं, हमजा शहबाज भी करते हैं। हाँ, लड़ाई की बात मियां नवाज शरीफ ने की, लेकिन आज मरियम नवाज ने जो कुछ वहां पे आज़ाद कश्मीर में कहा, उसके बाद तो मजीद क्लियरिटी हो गई क्या है। कहा? क्या कहा? उन्होंने ये कहा जी कि हम फौज के साथ नहीं लड़ रहे, हम किसी अपनी फौज के खिलाफ नहीं है, हम उन लोगों के खिलाफ हैं जो फौज को सियासत में इन्वॉल्व करते हैं, हम उनके खिलाफ नहीं है फौजियों के। हमारा कोई हमने उन्होंने बड़ी वाज़ेह मिसाल दी और उन्होंने साबित किया। यूटर्न देगा जी फिर। नहीं, उन्होंने ये कहा जी कि हम उन लोगों के खिलाफ हैं जो ये काम कर रहे हैं। हमने अपने दौरे हुकूमत में जेएफ थंडर मिसाइल के लिए पैसे, रद्दुल फसाद, वो सारा पैसे वो पैसों से काम हुआ, हमने लेके दिए या हमने अपने से दिए, हमने दे दिए, हमने तनख्वाहें बढ़ाई, हमने सारा कुछ किया। हम उस फौज के खिलाफ नहीं बोल रहे, हम उन लोगों के खिलाफ बोल रहे हैं जो फौज को सियासत में जो है वो शामिल करते हैं, जो कि गलत बात है। उन्होंने कहा आज भी, उन्होंने कहा ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी भी। जी भट्टी साहब, वैसे कश्मीर सीधा ही कह देती ਅਸੀਂ इंडियन फौज के खिलाफ गल कर रहे थे, यार कोई शर्म होती है, कोई या होती है। नहीं देखिए भट्टी साहब, मार्जिन दे ना, आप भी तो देखें ना, हम भी सीधा कंक्लूड, हम कहते हैं कि हम अपना काम, आपने खुद ही फरमाया जी कि हम अपना काम नहीं कर रहे, हम बिल्कुल नहीं कर रहे। लेकिन बात यह है कि हमें बहुत सारी चीजें इशारतन होती हैं, बहुत सारी चीजें जमीनी हकायक पर होती हैं। अब मामला यह है कि हम सारे, आप कहते हैं बार बार ये कहते हैं कि जी कॉम्प्रोमाइज ऑपोजिशन है, ऑपोजिशन के ऊपर केसेस इतने सारे बना देंगे आप, पहले फैसला करो, तलवारें लटका देंगे केसेस की, तो ऑपोजिशन क्या करेगी? वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी तो फिर क्या करेगी? अच्छा पहले फैसला करें ठीक कि है ना? रोटी किसने बचानी अब उसमें ख्वाजा आसिफ साहब का जो मामला है, देखें उसमें उन्होंने 2 से 3 मरतबा वो पहले क्लियर हो चुके हैं। अब ये है कि अब वो नैब में 90 दिन के अंदर उनसे पूछ पड़ती तो होगी, फिर उनको जुडिशल में कर देंगे, फिर उनकी जमानत हो जाएगी, क्योंकि ये जेल नहीं जाएंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये मेरा जराये ने बताया जी कि उनको जेल नहीं लेके जाना, मकसद इनका सिर्फ मकसद ये है कि ये जो आपके आगे इंतखाबात आ रहे हैं ना सेनेट के, उसमें ख्वाजा साहब उनके सब तैयार हो गए लड़ने के लिए यार। जिमनी इलेक्शन भी तो है ना जी, वो सेनेट का ही है ना। नहीं, सियालकोट का ज़ारिशा की सीट पे, क्योंकि वो जो उस्मान डार साहब हैं जाली डिग्री वाले, जिनको अपने क्लास फेलो का, अपने टीचर का नाम नहीं पता, हाँ जी, वो उनके लिए नहीं लड़ा जा रहा ना खायर साहब की मौजूदगी जी जी में। जी जी, वो तो मसला ये वहां से था। अब हटाया। इनको हटाना था, चूंकि ये जाहिर है वहां पे जैसे भी हैं रईस साहब, इतने अरसे से वहां पे सिटिंग है, तो वहां पे ये उस्मान डार को लड़ाना चाह रहे हाँ जी, हाँ जी। पीटीआई का कैंडिडेट, पीटीआई के तो गुलाम अब्बास कैंडिडेट है ना वहाँ, जो पीपल्स पार्टी में हुआ करते थे। जी जी, चौधरी गुलाम हाँ चौधरी साहब हैं, सर साहब वो भी है, आप कबूल कर गए। चौधरी साहब पीटीआई में थे, ये हमारे प्रोग्राम के रेगुलर विजिटर रहे। जी चौधरी साहब पीटीआई में चले गए थे, वो भी ज़ाहिर शाह साहब से हारे थे, मैं तो रहा हूँ ना सर। जी जी, वो भी थे। और उसके बाद आपकी आपा जो है, आपा जो सारों की आपा है हमारी, वो बड़ी कोशिश कर रही है वहां पे कि उनका कोई अच्छा नहीं, आप जो है वो अलिफ जो है वो साकन क्यों कर जाते हैं अलमदा यार पूरा कहा करें ना आपा। मैंने आपा ही कहा है जी। अच्छा, वो बात ये है कि वो उसमें देखें वो भी कोशिश कर रही हैं कोई अपना उम्मीदवार लाएं या किसी तरह जो है वो इन हो जाए दोबारा से वहां पे। रईस साहब बात सिर्फ ये है इसका मतलब है दाल जूतों में भी बढ़ सकती है, पीटीआई आपस बिल्कुल में भी लड़ बढ़ेगी, सकती है। लड़ पड़ी है, लड़ाई उस्मान डार साहब भी इलेक्शन के आपके, मैं आपको इन्फॉर्मेशन, इनकी आपा भी है, आप इनको खबर देखें, एक खबर है या इसमें आप जो भी है। रईस साहब देखिए, पीटीआई अगर जितनी बड़ी जमात होती है ना, जितना बड़ा मैंडेट होता है उस पर उतना ही वजन आ जाता है। अगर पीटीआई पंजाब में सर्व कर रही है या नहीं कर रही है एक अलग क्वेश्चन है, भट्टी साहब के बकौल तो बिल्कुल भी फारिग हैं, लेकिन एक बात भी तय है कि पीटीआई के अंदर से जो लोग हैं ना वो बहुत सारे नाराज हैं, ठीक है, और वो इधर उधर मुंह मारते फिरते हैं, ठीक है, दूसरी तरफ जाते हैं। ठीक है। मामला सिर्फ इतना है कि ख्वाजा आसिफ साहब जो है ना वो हमेशा से दरमियानी रास्ते के हामी रहे, वो अग्रेसिव कभी नहीं रहे। ठीक है। हाँ, बोलने में अग्रेसिव है, लेकिन उन्होंने कभी किसी इदारे के खिलाफ बात नहीं की है। ठीक है। वो आज शेख रशीद साहब फरमा रहे थे जी कि वो नैब के अंदर तरमीम चाहते थे। ओ भाई, अगर तरमीम, मुझे सिर्फ एक बात बताएं रईस साहब, हमें हर चीज वजारत छिनने के बाद, हारने के बाद क्यों याद आती है? भाई शेख रशीद,
वो कोई बनी गाला की कानून साजी तो नहीं ना चाहते थे कि यार मेरे घर लिए कानून साजी कर बिल्कुल दो। ऐसे है। अगर नैब में कानून तरमीम होती तो यार सबके लिए होनी रजी साहब सुन लेना, रुक जाए रजी साहब, रुक जाए। जी ख्वाजा आसिफ साहब का जो पहला बयान आया है गिरफ्तारी के बाद, हाँ। वो ये है कि नैब के कानून में किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि भाईजान अब तो बारी आ गई किसी और की। हमने तो बारी ख्वाजा साहब पागल हैं, क्या वो तरमीम करके घर बैठ जाएंगे? नहीं, वो ये कह आज रहे हैं वो उन्होंने- तरमीम नहीं होनी नहीं, चाहिए। वो ज़हीन साहब आज उन्होंने बात की ना, वो शेख रशीद साहब ने, वो शेख रशीद हो गए अब। अच्छा। वो उन्होंने कहा जी कि मेरे पास दाखला, मैंने ये कर दिया वो कर दिया, बाद में कहते जी मैं सियासत पे बात जुमे को मैं करूंगा। जुमे को मैंने कहना था कि मियां नवाज शरीफ का पासपोर्ट हम जब्त कैंसिल करने लगे हैं। अच्छा, जुमे को इस पे मैं आपको खबर दूंगा। दूंगा। मुझे बताइए ये क्या वजीर दाखिला है और क्या नैब है और क्या इदारे कर रहे हैं? मुमताज भट्टी साहब, थोड़ा सा हम भी थोड़ा सा जो है वो कर लें। आज जेएफ थंडर ब्लॉक 2 का डबल केबन जो है जहाज, उसकी इंडक्शन हुई है, पाकिस्तान एयरफोर्स के हवाले किया गया। बड़ा तारीखी मौका है सर, इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें। जी बिल्कुल, आज चीन के सफीर और एयर चीफ मार्शल हमारे वहां पे मौजूद थे कामरा में, और ये डबल सीटर है और इसमें कुछ जो है वो चेंजेस की गई हैं। डबल सीटर भी है, कोई इक्विपमेंट के हवाले से भी चेंजेस की गई हैं। ये पहले से बेहतर वर्जन है और इसको आज पाक फिजाइया के हवाले कर दिया गया। इंडक्शन हुई है, पाक फिजाइया को दे दिए गए हैं और अब ये पाकिस्तान के दिफा का अहम हिस्सा है। ये एक इस हवाले से बड़ी डेवलपमेंट है कि पिछले कुछ अरसे के अंदर आपने देखा होगा रिजवान साहब, इंडिया ने जो है वो तैयारे खरीदे, डिफेंस परचेज बड़ी बड़ी की, ड्रोन खरीदे और काफी पैसा लगाया उन्होंने अपने डिफेंस के ऊपर, डिफेंस इक्विपमेंट की परचेज के ऊपर। तो पाकिस्तान ने ये अपने वसाइल के तहत चाइना की मदद से जो है इसको इम्प्रूव करके और इसको स्क्वाड में, अपने फिजाइये के स्क्वाड में शामिल किया है। तो ये इस हवाले से एक अहम पेशरफ्त है कि कुछ ज्यादा अब हम फिजाइये के मामले में बहुत ज्यादा, सिवाय F-16 के जो पार्ट्स हैं, स्पेयर पार्ट्स, उसके अलावा कुछ ज्यादा हम डिपेंडेंट नहीं है। कम अज कम तैयारों के हवाले से ये लोकल तैयारा है जो गुजारा चला सकता है और इसकी जो रेंज है वो भी ठीक है। और इसको हम देख भी चुके हैं कि इसने फरवरी के अंदर जो है वो इंडियन जहाज गिराए हैं। तो इस हवाले से ये थोड़ा बैलेंस क्रिएट करेगा पाक फिजाइया और इंडियन एयरफोर्स के अंदर। जो ये डेवलपमेंट है इससे काफी बैलेंस पैदा होगा। गो कि उन्होंने काफी बड़ी परचेज की हैं, लेकिन पाकिस्तान ने अपने वसाइल से इसको बेहतर बनाया है। बिल्कुल ठीक है। डबल सीटर जी नॉर्मली ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल होता है तैयारा, और ये जो है इससे आप अटैक और वो भी कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली ये बच्चों की ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल होता है। 4.5 जनरेशन इसको कहा जाता है। 4th जनरेशन से बड़ा तैयारा है क्योंकि इसके अंदर आइसा रडार भी लग गया जो एक वक्त में 1.5 दर्जन से ज़ायद जो है वो टारगेट्स जो हैं उनको लोकेट कर सकता है और 8 के करीब को वो एक वक्त में हिट कर सकता है। ये इसके अंदर एडिशनल क्वालिफिकेशंस हैं। स्टेल्थ के भी कुछ फीचर्स इसके अंदर शामिल किए गए हैं और जो है इंजन नया जो लगना है इसके अंदर जो लगा है, बल्कि अब अभी तक नहीं लगा, जो लगेगा तो उसके नतीजे में इसकी स्पीड के अंदर भी इम्प्रूवमेंट आएगी। और अपना है जी, भावें नवियां लाइटां ला लिए, भावें पीछे नवे इंडिकेटर ला लिए, जो मर्जी कर ली है। अमेरिका से इजाज़त लेने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, ना चाइना से। ठीक है, अपना है जी, तो अपना है, इसलिए इसको हम सेलिब्रेट करते हैं। और जिन इंजीनियर्स ने दिन रात कोशिश करके इसको मुमकिन बनाया उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। प्रोग्राम में फ़िलहाल वक्फा। वेलकम बैक। कंट्रोवर्सी टुडे के अंदर आपको एक मरतबा फिर खुश आमदीद कहते हैं और इस में बात करेंगे हम कि कल सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास था पीपल्स पार्टी का, और उसमें उनकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने तजवीज़ पेश की है पीपल्स पार्टी की तरफ से कि पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ये समझती है कि हमें सेनेट के इलेक्शन में भी हिस्सा लेना चाहिए और हमें ज़िमनी इलेक्शन में भी हिस्सा लेना चाहिए। अभी आज ये खबर फैलाई गई या फैलवाई गई कि जनाब PMLN ने भी इस तरह का कोई फ़ैसला किया है
लेकिन इसके ऊपर PMLN की तरफ से क्लैरिफिकेशन आ गई कि कोई ऐसा फैसला नहीं हुआ, ये तजवीज़ है। PDM के सरबराही इजलास में ये तजवीज़ पेश की जाएगी तो उसके बाद ये फैसला होगा। ये फैसला अगर यस में होता है तो इसके मुज़मरात क्या हो सकते हैं, और अगर ये नहीं में होता है, नफ़ी में होता है, तो फिर इसके मुज़मरात क्या हो सकते हैं, इस पर बात कर लेते हैं। ज़हीम कादरी साहब, इसका मतलब ये है कि वो जो एक बिल्डअप था कि सेनेट से इलेक्शन से पहले हमने कुछ ना कुछ कर लेना है, वो तो डिफ्यूज हो गया ना? जी, मेल्टडाउन हो गया। और सिर्फ ये इधर देखिए, भट्टी साहब ने जो गुफ्तगू फरमाई ना, मुमताज़ भट्टी साहब उस्ताद मोहतरम ने, उन्होंने जो बात फरमाई है, जरा उसका दोबारा निकाल के वही चला दें आप। अच्छा, कि इस मुल्क की पॉलिटिकल पार्टीज जो है ना जी, उनको इंस्टीट्यूशंस बनने ही नहीं दिया गया, या बनाया ही नहीं गया खुद से। उसमें जो चॉइसेस रही हैं लोगों के पास, डिस्कशंस की, वो बड़ी महदूद रही हैं। उनके इंस्टीट्यूशंस ना बनने की वजह से वो नेशनल कंसेंसस ओवर पॉलिटिकल इश्यूज, वो बेसिक पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो रिस्टोर होना चाहिए था पिछले 70 वर्ष में, या बिल्ट होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया। अब आज अगर जो समझदार लोग हैं, भट्टी साहब ने भी इसका इशारा किया था कि अगर आज ये फैसला हो गया होता कि जो कुछ होना है वो इस तरह ही होना है, जो हो जाए वो हो जाए, आप मुझे बताएं अगर ये सब लोग इस्तीफे दे दें, पूरी ऑपोजिशन इस्तीफे दे दे, क्या सैंक्टिटी होगी उस इलेक्शन की जो सेनेट का होगा? क्या सैंक्टिटी होगी उस इलेक्शन की? 2018 के इलेक्शन की बड़ी सैंक्टिटी है वो तो फिर देखे ना, फिर फजलुर रहमान साहब ठीक थे, आज नवाज शरीफ साहब भी कह रहे हैं, वो दुरुस्त कह रहे थे। अगर उस दिन सारी ऑपोजिशन 1 to all डिसाइड कर लेती कि हमने इसके ओथ नहीं लेने, तो क्या सैंक्टिटी रहती है उस इलेक्शन की? It would have diluted in the international world. Nobody would have talked about it after that, and everybody would have pinpointed that there was a sham and a fake election. नहीं, लेकिन Now, सर my अभी concern भी is- सर अभी भी हाँ। ये जो अभी भी जो अमेरिका के नए सदर जो हैं, जी सर। जो बाइडेन साहब ने जो डेमोक्रेट ममालिक की एक ऑर्गेनाइजेशन या एसोसिएशन बनाने का ऐलान किया है, सर। हम उसमें फुल डेमोक्रेसी वाले ममालिक की लिस्ट में नहीं है। इसीलिए नहीं, हम शैम डेमोक्रेसी वाले वो ममालिक इसलिए- में। वो इसलिए नहीं है कि एक तो माजरत के साथ वाज़े तौर पे कहने दीजिए कि 70% से ज्यादा अरसा यहाँ पर वाज़े तौर पर मार्शल लॉ का तसल्लुत रहा, ये कौन नहीं जानता। और इस्टेब्लिशमेंट पूरी दुनिया में, अमेरिका का आपका मतलब हुकूमत खुद आ जाती है, वहां भी इस्टेब्लिशमेंट ही लाती है, यहाँ भी लाती रही है, लेकिन लोग ये कहते रहे कि जी हम तो नहीं मिले हुए थे, हमें तो इस्टेब्लिशमेंट नहीं लाई, हम तो खुद आए हैं, जिस तरह मौसूफ पिछले 2.5 बरस से लगे हुए हैं। तो अर्ज सिर्फ ये है 22 साल जद्दोजहद। जी हाँ, और सभी 70 साल से ये करते रहे। प्रॉब्लम कहाँ है रईस साहब? यू गॉट टू गो बैक, इट्स गोइंग टू बी अ बैकवर्ड कैलकुलेशन फॉर पॉलिटिकल वर्कर्स हियर इन पाकिस्तान। अगर आप सब लोग ये बात तय नहीं करेंगे, जिस तरह मुमताज भट्टी साहब ने फरमाया कि इस मुल्क की पॉलिटिकल पार्टीज ने पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में अपना किरदार नहीं अदा किया, तो इससे बड़ी बात और कोई नहीं। इस बात को पकड़ें, यहां से शुरू करें, अपनी जागीरें और अपनी जायदादें मत बनाएं, इन पॉलिटिकल पार्टीज को बनाएं भी, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं। अगर कोई किसी का बेटा खड़ा होता है और उसको लोग वोट दे देते हैं, तो मैं इसके खिलाफ नहीं बात कर सकता, क्योंकि ये मेरा राइट नहीं है कहना कि फलाने का बेटा जो है वो सियासत में ना आए। नो, दैट इज हिज राइट, वो जाए लोगों के पास और जाके वो इलेक्ट हो जाए। मेरा प्रॉब्लम यह है कि जो सिस्टम राय जो फायक है सियासी निजाम का, मार्शल लॉ के तसल्लुत और इस्टेब्लिशमेंट की बार बार दखल अंदाजी की वजह से इस मुल्क में पॉलिटिकल पार्टीज का वो असल हकीकत और शक्ल, वो मंशूर जो वो दिया करते हैं, जो पॉलिटिक्स पे वो गुफ्तगू किया करते हैं, ये जो बेसिक, फिर वही बात इवन एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन, कि वो बेसिक पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के साथ इम्प्लीकेट होता है, वो इस मुल्क में इम्प्लीकेट ही नहीं हो पाया। आज भी अगर ये तमाम ऑपोजिशन मिलके ये बात तय कर ले कि हमने इस्तीफे देने हैं सेनेट के इलेक्शन से पहले, कोई लॉन्ग मार्च की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है कुछ और करने की। जस्ट गो देयर और जाके कहें कि हमने इस्तीफे दे दिए। हुकूमत क्या करेगी? नहीं मानेगी, ना माने आप वोट ना दें, तमाम लोग 100% एक तरफ खड़े हो जाएं। आप तो डिक्टेटर्स के साथ मिल जाते हैं। आज वो लोग नून और पीपल्स पार्टी में नहीं है जो मुशर्रफ की और ज़िया-उल-हक की बी टीम हुआ करते थे। यार इस तरह तो ना करें, मुझे बेवकूफ तो ना कोई बनाए। वही लोग बैठे हुए हैं तीनों पार्टियों में, और तुसी बाहर बैठे हो। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਭਾਈਆਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਵੀ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੜਦੇ रहे, लड़ते लड़ते हो गई तुम एक की चोंच एक की तुम। मैं बड़ा खुश हूँ, मेरे कम से कम मैंने अपने नजरियात पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। अपना रईस साहब, ये मेरा इशू कोई इशू नहीं है। आई एम नोबडी, मैं मेरी कोई अहमियत नहीं है, मैं तो बात कौम की कर रहा हूँ कि अच्छा अगली बात क्या है, सियासतदानों से ज्यादा कौम इस बात पर रिटेलिएट करना शुरू हो गई है। लोगों से आप जाके पूछे, वो टमाटर बेचने वाला भी जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि जी खान साहब तो कर रहे हैं सब कुछ,
लेकिन देखो ना जी, फिर इस तरह आए ने तो फिर यही करेंगे। और फिर जो जिस तरीके से आए हैं उनके बारे में भी गुफ्तगू की जाती है। अर्ज सिर्फ ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज को अब ये इवेंचुअली ये बात डाइजेस्ट नहीं बल्कि अपने ऊपर तारी करनी पड़ेगी अगर उन्हें सर्वाइव करना, तो कि हमें पॉलिटिकल नॉर्म से इधर उधर नहीं होना, हमने अपनी सड़क को सीधा रखना है। चाहे वो लंबा रास्ता शॉर्टकट ले लेते ना कि मैं तो परसों वज़ीर आज़म बनने जा रहा हूं, मुझे पागल कुत्ते ने काटा कि मैं 10 साल बाद जदोजहद करके और अपने नजरियात को, सियासी नजरियात की तरवीज के बाद इस मोड़ पे पहुंचूं, और फिर पता नहीं पहुंचूं कि ना पहुंचूं। और बहुत से लोग पहुंचते भी नहीं है क्योंकि वो ये कहते हैं कि पहुंचने वाले फिर पहुंचने देंगे ही नहीं। तो ठीक है, करते रहे आप इस तरह, लेकिन किसी को तो देयर हैज टू बी एन एंड टू इट। आप आज इस्तीफे दें, ठीक, मैं आपको लिख के देता हूं, ठीक है। इस मुल्क की डेमोक्रेटिक नॉर्म्स और पॉलिसीज, इस मुल्क का डेमोक्रेटिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो रिस्टोर होकर सीधा हो जाएगा, बिल्कुल सिर्फ एक अमल से। बिल्कुल ठीक, लेकिन गट्स ही नहीं किसी में। बिल्कुल ठीक। हर शख्स तो अपने चक्कर में पड़ा हुआ कि मेरी सिंध हुकूमत बच जाए, कोई कह रहा है मैं अपने केस ठीक कर लूं, तो कर लें सारे यार, हम तो तभी बाहर बैठे बड़ा अच्छे खुश है। बिल्कुल ठीक है। मुमताज भट्टी साहब, अभी ये जो प्रोग्राम में बैठने से पहले तक यही तासुर था कि जनाब इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये प्रोग्राम के दौरान प्रोड्यूसर साहब ने PMLN के एक लीडर से बात करके मुझे क्लैरिफाई किया कि जनाब ये तजवीज़ है पीपल्स पार्टी की कि उनकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ये समझती है, आगे जो PDM फैसला करे हम उसके पाबंद होंगे। मीडिया के ऊपर भी तो बड़ी कुश्ती चल रही है ना जी, होता कुछ और है आपको और मुझे बताया कुछ और जा रहा होता। मीडिया के अंदर टूल्स हैं रिजवान रईस साहब, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आप पॉलिटिकल हिस्ट्री के अंदर चले जाएं, मुझे बताएं जब ये हुआ 2006-7 के अंदर इनके मुज़ाकरात शुरू हुए थे पीपल्स पार्टी के, और नवाज शरीफ वापसी के लिए कोशिश हो गए थे, तमाम ने तो बाइकाट किया हुआ था। मैं मौजूद था वहां पे जब पहले 2 दिन हमारी बातचीत हुई, नवाज नहीं लड़ेंगे इलेक्शन, कैसे लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे। अच्छा, वो गया बेनजीर भुट्टो साहबा से मिलने उनके घर इधर इस्लामाबाद, तो कोई वो मुलाकात 2 घंटे जारी रही, बाहर बैठे इंतजार करते रहे हम। अखबार नवीस को लोग समझे ये बड़े लोग, वो पता नहीं वो क्या समझते हैं, 2 टके के लोग होते हैं हम यार, बाहर रो रहे होते हैं। और वो जब निकले तो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा ने अनाउंस किया जी कि मैंने मियां साहब को एग्री कर लिया है, तो वो इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। वो सारी वो उसका बेड़ा गर्क कर दिया जमात इस्लामी का, ये इमरान खान भी उधर ही था, इसका भी बेड़ा गर्क करे, मतलब ये सारे इलेक्शन से बाहर हो गया। इन दोनों ने इलेक्शन लड़ा, मजे मजे से जो है वो इख्तियार के उस वक्त से मजे ले। देखे रिजवान साहब, मछली पानी के बिना नहीं रहती, और ये वो मछली है जो पैदा ही घड़े में हुई है, ये घड़े से बाहर नहीं निकल सकती। पीपल्स पार्टी हो या PMLN हो, ये लोग हमारे बेचारे, इनके बड़े मसाइल होते हैं, किसी के बच्चे को नौकरी नहीं मिल रही होती, किसी के घर का खर्चा पूरा नहीं हो रहा, उसकी एक फ्रस्ट्रेशन होती है। निजाम के खिलाफ जो फ्रस्ट्रेशन थी वो नवाज शरीफ को उन्होंने रख के आगे वो जो गुस्सा गमो गुस्सा पाया जाता था अवाम को निकलवा दिया है। और कल कला यही इमरान के साथ होगा, जब देखेंगे बहुत ज्यादा पैमाना लबालब हो गया है तो इसका भी रगड़ा निकल जाएगा। मसला ये है कि देखें पॉलिटिकल पार्टी तो है ही नहीं ना पाकिस्तान के अंदर। आप कहते हैं 70 साल में से 40 साल मार्शल ला रहा है, मैं ये कहता हूँ 70 साल मार्शल ला रहा है, 40 साल वर्दी वालों का और बाकी 30 साल जो है वो सादा वर्दी वालों का। तो ये मतलब 40 साल वर्दी वालों का और 40 साल जो है 30 साल इनका, ये जो बगैर वर्दी के राह मार्शल आई है पार्क। जमहूरी रवायत यहाँ पे कोई पनप नहीं सकी। ये तो हम कहते रहे जमहूरियत है, कौन सी PTI में जमहूरियत है जो इमरान खान कह रहे हैं वो यहाँ तक जो है वो कानून है। पार्टी के अंदर कौन सी डिबेट होनी है, और नवाज शरीफ जो कह रहे वो भी कानून है। देखिए पहले नवाज शरीफ कुछ और कह रहा था, सारे वाह कर रहे थे, अब कुछ आज से उसकी बेटी ने कुछ और कहना शुरू किया, दो ने रल के फजल रहमान का बेड़ा गर्क करा देना है और कुछ नहीं होना। मतलब ये है कि देखे तो देखे रिजवान साहब ये बड़े ये पॉलिटिकल ग्रैबर हैं, जैसे लैंड ग्रैबर होते हैं ना, ये पॉलिटिकल स्पेस ग्रैब करते हैं और दूसरे की लाश के ऊपर से गुजर के करते हैं। और पॉलिटिकल सियासी लाश की मैं बात कर रहा हूँ, तो देखे ये अपनों की लाशों से गुजर के करते हैं साहब। मैं तो बिल्कुल कादरी साहब आप दुरुस्त देखें, जो बात आप कर रहे हैं ना, आप कोशिश कर रहे हैं कि अगले 10 साल भी आप सियासत से बाहर ही रहे, क्योंकि ये बातें अफोर्डेबल नहीं है हमारी।
पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। मेरिट के ऊपर आप बात करेंगे, आप मतों ठहरेंगे, या वो टेंशन ले लेके जावेद हाशमी की तरह आप मफलूज हो जाएंगे। तो ये देखें, मुझे एक बात बताएं, भंग लाई थी नवाज शरीफ को किसी ने कि उस वक्त उसने नवंबर में दिसंबर में जब वो मामला हुआ तो तमाम वहीं से बैठे हुए सपोर्ट का ये कोई काज आजम इंस्ट्रूमेंट नहीं था, ठीक है ना। उसका भाई और वो खुद दोनों सारे मामले के अंदर इन्वॉल्व थे, ठीक है। और बाद में जब वो गुडी गुडी खराब हुई तो आप दूसरी तरह की बातें करने लग गए, और यही कल इमरान खान करेगा। और आप जरा उसके माजी में चले जाएं, जब उसको इक्तदार में ऐसा नहीं मिल रहा था, वह मुश्किल से एक सीट मिली थी 2002 में इमरान खान साहब को। तो ये तो मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, दो बंदे, एक अलामा डॉक्टर ताहिर उल कादरी साहब गुजर खान से एक नशिस्त जीते थे, और ये मेरे ख्याल मियाँ वाली से जीते थे। तो ये दोनों उस वक्त भी वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार थे। नहीं आपको यकीन, तो उस वक्त के जो DGI है वो रिटायर्ड हो गया किसी वक्त, अब तो उनका खैर टाइम भी काफी हो गया। आप उनका इंटरव्यू कर ले, उनसे पूछ लें कि ये आपसे मिलने आए थे तो क्या चाहते थे। ये वज़ीर आज़म बनना चाहते थे, एक एक सीट लेकर। तो देखे ये इस मुल्क की, ये जमहूरियत है इस मुल्क की, ये ऐसे ही रहनी है। बाकी ये उन्होंने कहा लगाते रहते हैं। उन्होंने कहा तुम्हें वजीर आजम बनाते हैं लेकिन पहले तुम्हारी सीटें बढ़वा दें, तो फिर RTS बंद करके सीटें बढ़वा दी ना उसकी, तो वजीर आजम बना दिया उसका जी। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखें वो हमें पता है उन्होंने क्या कहा था, ठीक है ना। वो जो उन्होंने कहा था ना, वो आज हक में हक सच है। देखिए वो चले गए हैं, आज पावर में नहीं है, लेकिन जो कह गए थे वो मोर तस्दीक है जो आज हो रहा है इसके ऊपर, और उन्होंने डीलिफ्ट कर दिया था। चलिए वक्त की बात है, नवाज शरीफ साहब की बेवकूफियों ने मामलात को इस तरफ धकेला। चलिए भट्टी साहब, टाइम ज्यादा हो गया, मुझे अरसलान भट्टी साहब को भी शरीके गुफ्तगू करना है। अरसलान भट्टी साहब 3 मिनट के अंदर गुफ्तगू समेट दीजिए ताकि इस प्रोग्राम के खात्मे का हम ऐलान करें। भाई साहब बात यह है कि फरिश्ते तो कहीं से आएंगे नहीं। हाँ जी, इन्हीं दो लोग हैं, वो चाहे नून लीग के हैं, वो पीपल्स पार्टी में थे, पीपल्स पार्टी वाले नून लीग में थे, दोनों मिलाकर PTI बना दी गई। PTI वाले काफ लीग में चले गए, वो उधर से हट गए। उसके बाद जमात इस्लामी से कुछ लोग जाहिर है वो उधर से भी आए हैं, PTI में हैं, सबको पता है कौन कौन लोग हैं। मुझे बताइए कि फरिश्ते तो आने नहीं है, हमने इन्हीं लोगों से काम चलाना है। मैं और आप इलेक्शन तो नहीं लड़ सकते। भट्टी साहब से मैं कहता हूँ जी इलेक्शन लड़के दिखाएं मुझे, MPA की चकवाल से लड़ लें, बिल्कुल लड़ लें। इनके पास तो वो पोस्टर छुपाने के पैसे नहीं निकल रहे, सही बात। तो इन्होंने इलेक्शन कहां से लड़ना है। ज़हीम कादरी साहब चले कहीं से कुछ ना कुछ कर लेंगे, कोई थोड़ा मोटा हाथ मार लेंगे, मेरा भी यही हाल है, दोस्तों का हाथ मार लेंगे, या मेरी जेब से निकाल लेंगे, या आपकी जेब से। शाह साहब के मुरीद हैं ना, आ जाएंगे। नहीं, मुरीद भी इनके ऐसे ही हैं, वो इन्हीं को कहते हैं शाहजी दो लंगर खवाओ, लंगर खवाओ। अब बात यह है कि देखें, नून लीग है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, पाकिस्तान, एक मिनट भट्टी साहब, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ है, ये इन्हीं लोगों ने, यही लोग हैं जो चेहरे बदल जाते हैं, निजाम वही है। यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। चाहे वो भट्टी साहब एक फिक्रा डालना चाह रहे हैं जी। भट्टी साहब, मैं सिर्फ इनकी तस्दीक करना चाहता हूँ अरसलान भट्टी साहब की, आजकल चैलेंज ना करें, कुछ दिन और तक भी चैलेंज ना करें। कोई इलेक्शन चकवाल में हुआ तो बिला मुकाबला भी हम चकवाल वाले जीत सकते हैं, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। नहीं, वो जिस तरह आप जीतेंगे वो सबको पता है फिर कैसे जीत जाते हैं, लेकिन मैं उनकी बात नहीं कर रहा। मैं भट्टी साहब के तलका ठीक है आजकल, वो बात यह है कि देखें रजी साहब, उसमें यह है कि देखें हमारा सियासी निज़ाम इस शिद्दत के साथ खराब किया गया है कि उसमें साफ और शिफाफ आदमी का ठहरना या उसमें शामिल होना या उसमें अपने आप को नामुमकिनात में हो गया, ठीक है ना। अब उस पोल्यूटेड निज़ाम को, उस ताफुनज़दा निज़ाम को किसने ठीक करना है। साहब मैं और आप तो, हम तो बोल सकते हैं, हमारे से जो चाहे बुलवा लें आप, हम उनको इस्लाह कर सकते हैं, हम उस निज़ाम के अंदर घुसकर उसको दुरुस्त नहीं कर सकते। बहुत सारे सहाफ़ी हमारे जो बड़े थे, हमारे उस्तादों में से थे या हमारे दोस्त हैं, उन्होंने कोशिश की एक किस्मत आजमाने की, वो नहीं कामयाब हो सके। नहीं, चकवाल से याज अमीर साहब से मुश्ताक में नास अभी गिराई है, जीते हैं वो। ठीक है, नहीं वो जीते, एक ही दफा जीते, लेकिन वो निकले क्यों? 2 दफा जीते, 2 दफा जीते। मैंने कहा जी वो निकले क्यों, फिर ये भी उनसे पूछना था। 2 दफा जीते वो। नहीं मैं कहता हूं जी हुए फिर MNA हुए जी, 2 दफा जीते, लेकिन उनके बाद उनसे पूछना था ना जी वो निकले क्यों। अयाज अमीर साहब बड़े असूल पसंद आदमी हैं, उनसे अगर आप बात करें वो आपको सारी स्टोरी सुना देंगे। रईस साहब मामला सिर्फ इतना सा है
कि हम लोग खुद नहीं चाहते कि हम जो है अपने कानून पर अमलदारी करें। हम लाल बत्ती पर गुजर जाते हैं, आंख बचा करके, हमें कोई नहीं पकड़ेगा, लेकिन हम वही बंदा शख्स मेरे ख्याल में भट्टी साहब, लेट्स नॉट जंप ऑन टू कंक्लूजन। रईस साहब, पहली तारीख का इंतजार कर रहे हैं, शायद इस मुल्क की ऑपोजिशन को कोई अकल आ जाए और वो इस मुल्क के मामलों को दुरुस्त करने के लिए तो काम करते। मैं दुआ ही कर रहा हूं यार। नहीं, देखें, मैं उसको कंक्लूड कर देता हूं आपकी आखिरी बात को। रईस साहब, बात यह है कि 156 लोग हैं MNA ऑपोजिशन के पास सीटें, 156 ये लोग हैं। अगर सिंध असेंबली देती है तो ऑब्वियसली इलेक्टोरल कॉलेज आपका पूरा नहीं होता, सूबाई असेंबली ने इलेक्शन होते हैं। लेकिन अगर वो बिल्कुल ठीक बात है, उसकी सेंसिटिविटी नहीं होगी उस इलेक्शन, लेकिन ये काम कौन करेगा? Would it be an election which has been owned by the international world? I can bet on that. कोई मानेगा नहीं इसको इलेक्शन, चाहे पाकिस्तान के लोग हो या मामला सिर्फ ये है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। हाँ, और जैसे मेरे दोस्त फरमा रहे हैं कि सेंसिटिविटी नहीं होगी, जैसे 2018 के इलेक्शन जो हैं उसके बाद तो हमारे गले के अंदर हार डाले जा रहे हैं ना। दुनिया भर के डेमोक्रेटिक फोरम्स के ऊपर जो हमारी बेइज्जती हो रही है, उसके बावजूद भी हम ये बात, अगर आप फजलुर रहमान साहब की बात मान लेते तो ये ना होता रहे। जी, मतलब कि हम बात मानने को तैयार नहीं है। हम कहते हैं कि क्यों माने हम ये जो खीर है ऐसे ही पकाएंगे, हाँ जी, ऐसे ही पड़ेगी। और हमारी सियासी पार्टियों ने भी तय किया हुआ कि किसी तनख्वाह पे ये है बात। अल्लाह आपको आपके बच्चे, आज के लिए इतना ही। ये आखिरी जुमला बहुत खूबसूरत है। कादरी साहब, भट्टी साहब और मुमताज साहब, आप तीनों साहब का बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।